आदाब, मैं मोहम्मद राशिद हाजिर हूँ अपने ख़ास प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक के साथ। आज की पेशकश में हम बात करेंगे सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब दरअसल प्रोडक्ट्स को ड्यूरेबल, रीयूज़ और रिसाइकलिंग के लायक बनाना है। जाहिर है इसके लिए हर चीज़ को रीयूज़ करने लायक बनाने के लिए उसकी दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और रिसाइकलिंग भी की जाती है। ख़ास बात यह है कि इस तरीके से अगर हम एनर्जी यानी कि जो ऊर्जा होती है उसको भी दोबारा से इस्तेमाल के करने लायक बना सकते हैं। यानी सर्कुलर इकोनॉमी का सीधा फार्मूला है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकलिंग, रिफर्बिशमेंटन और रिकवर और रिपेयरिंग। इस तरह से सर्कुलर इकोनॉमी का हमारे मुल्क में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये किस हद तक मुमकिन हो सकता है इस बारे में भी हम आज के इस शो में बात करेंगे। और इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने आज इनवाइट किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी, आप IIPA में डायरेक्टर हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं युवा और एनर्जेटिक युवराज अमनप्रीत सिंह जो कि इनोवेटर हैं और एंटरप्रेन्योर हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे शो के दरमियान। तो आइए शुरुआत करते हैं। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी, डॉक्टर त्रिपाठी के पास पहले आऊँगा। डॉक्टर त्रिपाठी, सर्कुलर इकोनॉमी क्या थोड़ा सा मतलब बता सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम जानते हैं कि इकोनॉमी की बात होती है और इकोनॉमी के कितने और आयाम हो सकते हैं, उसी में एक आयाम है सर्कुलर इकोनॉमी। उसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी लेंगे डॉक्टर त्रिपाठी के साथ। एक तरह की सर्कुलर इकोनॉमी का जो लिटरल मीनिंग है कि लेट्स रीयूज़, लेट्स रिसाइकिल, लेट्स रिड्यूस द यूज़। मतलब रिसोर्सेज को हम किस तरह से कम में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादक बना सकें, उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकें। रिड्यूस यूज हो ताकि एक्सेसिव यूज़ ना हो, चाहे रिसोर्सेज हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे लेबर हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो या रॉ मटेरियल हो, जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग की बात आप कर रहे हैं। और रिसाइकिल हो ताकि जिस चीज़ को हम दोबारा यूज़ कर सकते हों उसको हम पुनः यूज़ करें, ताकि नए रिसोर्सेज, वर्जिन मटेरियल को हम बार बार लेके हम उसका दोहन न करें, ताकि प्रकृति जितना उसके पास संसाधन है उसको हम ठीक तरीके से लोगों के, नागरिकों के हित के लिए, नागरिकों के विकास के लिए, एक विकसित भारत बनाने के लिए यूज़ कर सकें। तो सर्कुलर इकोनॉमी आज की तारीख में एक तारीखी फैसला भारत सरकार का, विश्व का भी फैसला है कि अगर प्लेनेट को बचाना है, धरती को बचाना है, देयर इज ओनली वन प्लेनेट है, जब हाँ हमको रहना है तो हमें वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ वन नेशन, वन अर्थ, वन फ्यूचर, कॉमन फ्यूचर की बात जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, वो वर्चुअली सर्कुलर इकोनॉमी का डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल एंगल है, बट पब्लिक पॉलिसी एंगल भी है। किस तरह से हम सर्कुलर इकोनॉमी के लक्ष्यों को प्राप्त कर हम कम संसाधनों में अधिक लोगों का विकास कर सकते हैं। युवराज अमनप्रीत भी हमारे साथ हैं। युवराज, आपका क्या एक तजुर्बा रहा है सर्कुलर इकोनॉमी की अगर बात की जाए? आपका जो एक लंबा तजुर्बा है अपने करियर को लेकर, उस पर भी बहुत डिटेल में बात होगी, क्या आपके अचीवमेंट्स है, लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी पर आपने काफ़ी शिद्दत के साथ काम किया है, तो उस पर आपका अब तक का तजुर्बा। एक सर्कुलर इकोनॉमी पूरी दुनिया में अगर आप किसी भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या किसी भी गवर्नमेंट के सीनियर ब्यूरोक्रेट से बात करें तो सब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। सस्टेनेबिलिटी अभी ग्लोबली एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है सारी गवर्नमेंट्स के लिए और दुनिया के लिए, बिकॉज पॉपुलेशन जिस स्पीड पे बढ़ रही है और
हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जिस स्पीड पे प्रोडक्ट्स जी। बेचने के लिए, जैसे कि फास्ट फैशन हो गया या खाना हो गया, बिकॉज एक ज़मीन जी, से जी, जी। एक ही लेवल का खाना निकल सकता है। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज कि वो खाना मैन्युफैक्चर इतना ज़्यादा कर देते हैं कि सबको सस्ते में मिले और सब उसको अफोर्ड कर पाए। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो एक ह्यूमैनिटी वाइज एक जगह या एक लोकेशन में या एक सिटी में, एक देश में एक लेवल के, एक क्वांटिटी के पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट उतना खाना होना चाहिए, उतना रहना का स्पेस होना चाहिए, उतना कपड़ा होना चाहिए, हर चीज़ उस हिसाब से होनी चाहिए। अमनप्रीत जी, आपने एक जिक्र किया कि एक ज़मीन के अंदर कुछ हद तक ही चीज़ें निकल सकती हैं, और ऑफ द माइक मेरी त्रिपाठी सर से बात हो रही थी, उन्होंने गांधी जी का जिक्र किया था और कहा था कि गांधी जी ने कहा था कि आप एक व्यक्ति की लालसा पूरी नहीं कर सकते, यानी कि लालच पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है। इत्तेफाक रखते हैं अमनप्रीत इस बात से? ज़रूरत पूरी होती है और करनी पड़ती है, तभी बिजनेसेस चलते हैं। और अगर आप देखेंगे लॉट ऑफ बिजनेसेस जो ग्लोबली हैं, वो पहले जैसे हम देखते थे कि कोई प्रोडक्ट पहले जो बनते थे, जो हम लोग यूज़ करते थे, उनकी लाइफ लंबी होती थी। अब वो लाइफ भी बहुत शॉर्ट होती जा रही है, बिकॉज़ वो चाहते हैं कि लाइफ इतनी लंबी हो ही ना, कि वो लंबा चले। वो चाहते हैं कि वो जल्दी ख़त्म हो, सो दैट वो एक नया प्रोडक्ट आपको बेच पाएँ। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, इट इज़ रिकरिंग बिजनेस वेयर ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने के लिए लोग, कंपनीज तरीके ढूंढती है कि नया फैशन आए, खाना सस्ता हो जाए। पुराने फैशन का कोई रियलाइजेशन नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ कि एक जीन्स जो हम बनाते हैं वो 6 से 7 हज़ार लीटर पानी से बनती है। अभी 6 से 7 हज़ार लीटर पानी एक किसी भी व्यक्ति के लिए या फैमिली के लिए बहुत होता है, और ऐसी पता नहीं कितनी जीन्स दिन में दुनिया में वेस्ट होती है या स्क्रैप यार्ड में जाती है। अगर आप समझे इसकी डेप्थ, तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं जो यूज़ होके कुछ वैल्यू ऐड हमें दे सकते हैं। एंड सर्कुलर इकॉनमी उसी के अराउंड है कि किसी ने मैन्युफैक्चर ज़्यादा कर दिया प्रोडक्ट, राइट, तो उसको कैसे यूटिलाइज़ करें। अगर उस पर थोड़ा बहुत स्क्रैच डेंट है तो उसको कैसे रीमैन्युफैक्चर करके उसको सही कर सकते हैं। कोई चीज़ ख़राब हो गई है, उसको रिफर्बिश करके रीमैन्युफैक्चर करके फिर से यूज़ कर लें। बिकॉज हमें ये चीज़ समझनी है कि जो चीज़ शायद दिल्ली में यूज़ ना हो रही हो, या कोई बड़े देश में, लेट्स से लंदन में, पेरिस में, जापान में, टोक्यो में यूज़ ना हो रही हो, जो वहाँ पे यूज़ ना हो रही हो, वो एक छोटे विलेज में या छोटे दरबे में वो यूज़ हो सकती है। इन द सेंस दैट अगर 5G नहीं तो 4G चलता है, 4G नहीं तो 3G चलता है, 3G में एटलीस्ट इंटरनेट नहीं है तो कॉल तो होती है। तो वो यूसेज अगर हम एक ब्रिज बना ले तो बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। दैट इज़ द होल गेम प्ले। बिल्कुल, प्रोडक्ट्स की बात की डॉक्टर अमनप्रीत ने यहाँ पर। डॉक्टर त्रिपाठी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो अमनप्रीत ने जिक्र किया, तो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जो कि आवाम को भी फ़ायदा पहुँचाएँ और इनकी रिसाइकलिंग की जा सके बहुत अच्छे से, और रीयूज़ उनका किया जा सके। थोड़े से कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आप जिक्र करें। जैसे कि आपने शुरू में कहा था कि प्रकृति के पास हर इंसान को देने के लिए बहुत है, लेकिन एक इंसान की लालच को सच साबित करने के लिए कम है। आज की संस्कृति, सरकार, समाज, बाज़ार तीनों में एक मार्केट इकोनॉमी चल रही है, बाज़ार की संस्कृति चल रही है। बाज़ार में कंज्यूमर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज कंज्यूमर इज़ द किंग। कंज्यूमर कैन पे, और कंज्यूमर जब पे करता है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट में अमनप्रीत जी हैं या बहुत सारे लोग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंज्यूमर तो ज़्यादा होंगे, मैन्युफैक्चरर कम होते हैं। दे वो रिस्पॉन्ड करते हैं किस तरह कंज्यूमर की लालसा को आगे बढ़ाया जाए। तो कंज्यूमर होना ठीक है, लेकिन कंज्यूमरिज्म का बढ़ावा देना कि लोग खाली उपभोक्ता बने और गैर जिम्मेदार उपभोक्ता बने हैं, ज़रूरत नहीं है। फिर भी जैसे हमने आप लोग जिक्र कर रहे थे कि आपको भोजन जितनी आवश्यकता उतना लें, अधिक भोजन करेंगे तो भोजन का रिसाइकिल रीयूज़ नहीं हो रहा, ऑन द टॉप ऑफ इट आप ओबेसिटी के भी शिकार हो रहे हैं। तो ये तो न केवल समाज के लिए, व्यक्ति के लिए भी ख़राब है।
उसी तरह से इंडस्ट्री के लिए जो प्रोडक्ट की बात कर रहे थे इन्होंने, टेक्नोलॉजी की बात करी। मान लीजिए टेलीफोन है, पहले जो डायल टेलीफोन आते थे, एक टेलीफोन 10-10 साल 15-15 साल चलते थे, ख़राब होते ही नहीं थे। लेकिन अगर टेलीफोन ख़राब ही नहीं होंगे, टेलीफोन कंपनियां बिक जाएंगी। तो उनका लॉजिक है कि ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जो कि जिनकी जो सस्टेनेबिलिटी हो 1 या 2 साल हो, ताकि लोगों को बहकाया जा सके कि आप नए प्रोडक्ट लो। आप नए सीरीज़ के जो फ़ोन आते हैं थोड़ा सा बेटर होते हैं, बट उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कंज्यूमर की वो पूरा कर देते हैं जी। बट मार्केट इकोनॉमी है तो उनको हरदम एक नया सगुफा छोड़ना पड़ता है। जैसे इन्होंने बताया कि फैशन इकोनॉमी में फास्ट मूविंग फैशन है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, हर चीज़ को ऐसा बनाया जा रहा है कि उसकी लॉन्जेविटी कम कर दी जाए ताकि लोग बारंबार खरीदेंगे तो हम वेस्ट भी क्रिएट करेंगे। आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जितना हो रहा है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक हम 2 साल 3 साल में रिसाइकिल कर सकते हैं, जितना यूज़ कर रहे हैं उसका डबल 3 गुना 4 गुना वेस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के पहाड़ इकट्ठा हो रहे हैं। पहले हम तो कचरे का पहाड़ देखते थे, आज हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का पहाड़ देख रहे हैं। तो ओवर एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ एनी नेचुरल रिसोर्स, चाहे वो एनर्जी की आप बात कर रहे थे, चाहे प्रोडक्ट की, फैशन की बात कर रहे हैं, डेनिम की बात करी जहाँ 3000-4000 लीटर पानी लगता है, बहुत सारे चीज़ें जो रिसोर्स इंटेंसिव हैं, उनको अगर रिसाइकिल रीयूज़ करेंगे तो समाज का भी भला होगा, सरकार का भी भला होगा, कंज्यूमर का भी, नागरिक का भी भला होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खूब खा के मोटे हो जाएं, फिर उसके मोटे होने के लिए अलग से दवाई लें, तो गलत बात है ना। बिल्कुल। युवराज, आपके पास आऊँगा। जिस तरह से डॉक्टर त्रिपाठी ने जिक्र किया कि इलेक्ट्रॉनिक रीयूज़ का आपने बहुत काम किया है इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसिबिलिटी पर भी, और जाहिर है कि इस पर भी आपका कुछ ना कुछ तजुर्बा होगा, नज़रिया होगा। किस तरह से आपका एक व्यू पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग को लेकर? सो इंडिया में सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड कैटेगरी हम लोगों ने लॉन्च की थी वे बैक 2014, 15, 16, 17 हम लोगों ने रिफर्बिश मोबाइल्स किए थे लॉन्च, जहाँ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे इंडिया के सारे मेजर मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड्स के साथ, और जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स थे जो भी रिफर्बिश बेचते थे, सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड बड़े से बड़े, वो सब हमसे ही सप्लाईज लेके बेचते थे। सो हम लोगों ने वो बिज़नेस किया है और हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी मेहनत की है। एट द सेम टाइम वी अंडरस्टैंड कि इंडिया में जब तक कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो ई वेस्ट और उसको यूज़ करके कुछ निकालने का जो प्रोसेस है वो वायबल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लोबली जब ई वेस्ट कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तो उनको कुछ पैसे नहीं देने होते, वो ई वेस्ट उनको मिलता है, उनका काम होता है कि वो ई वेस्ट को लेके उसका कुछ रीमैन्युफैक्चर करके या उसके मेटल्स निकाल के उसको यूज़ करें, वही उनकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है। बट इंडिया में जितने भी ब्रांड्स हैं वो अपना जो वेस्ट होता है वो बेचते हैं, सो उस हिसाब से वो वायबिलिटी नहीं निकल पाती। ई वेस्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबली। वी अंडरस्टैंड दैट इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं ना कहीं तो यूज़ हो ही जाता है, बट जो मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ा कंसर्न है वो ई वेस्ट से, वो है खाना, फूड। मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा कंसर्न है। दवाई सबसे बड़ी कंसर्न है। बहुत चीज़ें हैं जो इंडिया में दिखती नहीं हैं कि क्लोज टू एक्सपायरी अगर कोई खाना है। मेरे हिसाब से मैंने कोई आज तक कोई लेजिट ब्रांड या कोई कंपनी नहीं देखी जो क्लोज टू एक्सपायरी का खाना बेच रहे हों और बता के कि ये 6 दिन में एक्सपायर हो जाएगा या 3 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, आप 3 दिन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें उसको बिल्कुल फॉडर में या किसी ऐसी चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो जानवर खा पाए या उसका कोई यूज़ हो पाए। तो वो एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है विच आई फील कि एक तरीके से अगर बाहर आए तो वो ई वेस्ट से भी ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडिया में। बिल्कुल। तो युवराज ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ही, उसका रिसाइकलिंग भी होता है और किया जा सकता है, उस पर पॉलिसीज़ भी होंगी। लेकिन साथ ही साथ जो खाने की उन्होंने बात की है और साथ ही जो कृषि प्रोडक्ट्स होते हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी भी एक यहाँ पर इम्कानात बता दिए हैं
युवराज ने। डॉक्टर त्रिपाठी से इस पर और गहनता के साथ बातचीत करते हैं। साथ ही डॉक्टर त्रिपाठी से ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ हैं और कितना इसको शिद्दत के साथ और मजबूती के साथ भारत सरकार ले रही है। डॉक्टर त्रिपाठी। देखिए, भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और नीतिगत फैसले हैं। जैसे हम बोलते हैं कि जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, एक पॉलिसी क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि हम सारी इंडस्ट्री को रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो या किसी और सेक्टर में हो, चाहे इवन ट्रेड इकॉनमी में हो या ट्रेड एंड कॉमर्स में हो, वो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की बात करें। जीरो इफेक्ट का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट बने जिसका कि एनवायरनमेंट पर कम से कम प्रभाव पड़े, जो कि सर्कुलर इकॉनमी का मेन मुद्दा है। और जीरो डिफेक्ट हो ताकि इतना हाई क्वालिटी हो कि उसको बारंबार आपको परिवर्तन करने की ज़रूरत ना पड़े। पहले हम एक सोनी का कैमरा लेते थे, 4-4 साल 5-5 साल जनरेशन्स यूज़ कर दी थी। आज जनरेशन क्या, आपके अपने जनरेशन में ही आप हर साल नया कैमरा, नई चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं। वो मार्केट इकॉनमी आपको प्रमोट करती है। किसी ने कहा ना कि ज़िंदगी के सफ़र में रास्ते में मंजिल नहीं है, मंजिल वहीं है जहाँ ख्वाहिशें ख़त्म हो जाएं। हम ख्वाहिशें ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, ख्वाहिशें हों, लोग भरपूर अपने आनंद लें, नए नए प्रोडक्ट को यूज़ करें, लेकिन जो प्रोडक्ट निर्माता हैं उनसे एक गुजारिश है कि ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो जेड क्राइटेरिया, जिसको कि भारत के प्रधानमंत्री ने अपने नीतिगत फैसले के साथ बनाया है कि ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जिनका इन्वायरमेंट पर इफेक्ट कम हो, जीरो इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट और जीरो डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट, सो दैट उनकी लाइफ साइकिल या जो लाइफ साइकिल अप्रोच है प्रोडक्ट का वो ज़्यादा सस्टेनेबल हो। कारण रिसोर्सेज उतने ही हैं, वी डोंट हैव प्लानट बी, एक ही अर्थ है जहाँ सबको रहना है जी। तो उसी को अगर हम सलीके से रखेंगे तो बहुत दिन चलेगा, और सलीके से नहीं रखेंगे, बारंबार किसी प्रोडक्ट को हम बनाएंगे। आप बता रहे थे एग्रीकल्चर की, फूड की बात अमन जी ने करी। हमारे पास फूड की कमी नहीं है। आज भारत 1962 का भारत नहीं है जहाँ हम शिप टू माउथ चलते थे। ग्रीन रेवोल्यूशन किया हमारे किसानों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, देश की विभिन्न प्रकार की पॉलिसियों ने ऐसा ग्रीन रेवोल्यूशन लाया जैसे आज भारत अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। हाँ, अन्न की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कुछ के पास कम हो, कुछ के पास ज़्यादा हो। अगर हमारे पास खाने के लिए यथेष्ट है, लेकिन वेस्ट करने के लिए कितना भी आप अन्न उत्पादन करें वो कम हो जाएगा। आप देख रहे हैं शादियों में, बारातों में लोग कितना सब खाना वेस्ट करते हैं, 60-60 200 आइटम बनाते हैं। वो कोई आपत्ति नहीं है, आप 1000 आइटम बनाएं, लेकिन उसको खा लें। वेस्ट करने का क्या मतलब है? दिखावे के लिए बनाना और दिखावे के लिए वेस्ट करना, ये न केवल सामाजिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से, इवन नैतिक दृष्टि से भी ये ठीक नहीं है। हम एक विकसित भारत ऐसा चाहते हैं जो नैतिक भारत भी हो, जहाँ नीतिगत तो नीतियाँ सरकार की हैं, ज़्यादा नीति बनाएंगे तो भी एक इनोवेशन के अगेंस्ट में जाता है। बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये इनोवेटिव बने, रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज़ करें। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इनका उद्देश्य होता है। तो मिनिमम रिसोर्सेज से अगर मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाएंगे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी और प्लेनेट अर्थ पर अपना दबाव भी नहीं पड़ेगा। हम जेड फ्रेमवर्क को हम आगे बढ़ा सकेंगे। यही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था, लेकिन कुछ हद तक जवाब आपने दे ही दिया है। मैं युवराज के पास जाऊंगा। युवराज, आप ही ने इस इंटरेस्टिंग पॉइंट को रेज किया था और आपकी प्रोफाइल पढ़ते वक्त मैंने एक लाइन पढ़ी थी, उसमें जो मिल्क होता है, दूध होता है, उसकी जो एक्सपायरी होती है, उस पर भी आपने कुछ काम किया है? हम लोग इस प्रोजेक्ट में हम इसको बुलाते हैं क्लोज टू एक्सपायरी पेरिशेबल्स बिजनेस। हमारा एक वर्टिकल है, इसमें हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। हमने इंडिया में जो दूध होता है जो ख़त्म, मतलब जिसके कुछ घंटे रह जाते हैं एक्सपायरी के, 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं पनीर में एंड उसकी लाइफ ऐड कर रहे हैं सो दैट वो ख़त्म ना हो या वो लोग ड्रेन में ना डालें। अभी बहुत ज़्यादा लोग, कंपनियां हैं जो कस्टमर को खुश करने के लिए उनके पास सॉल्यूशंस नहीं है कि उस दूध का क्या करें, बट उनको कस्टमर को खुश रखना है कि उनके ऑर्डर्स आते रहे तो उनको उतनी सप्लाईज चाहिए। वैसे ही वेजिटेबल्स हो गए, वेजिटेबल्स भी आपके जो पेरिशेबल्स में एक्सपायरी के पास होते हैं उस पर भी हम काम कर रहे हैं। ये तो इंडिया का हुआ। हम लोगों ने अभी दुबई में, यूएई में कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं अमेज़ॉन और नून के साथ, वेयर हम लोग उनका जो डार्क स्टोर्स होते हैं, जो उनकी दुकानें हैं जो वो स्क्रैप करते थे या उसको वेस्ट करते थे, उसका हमने एक ब्रिज बनाया है कि हम उनसे
उनके डार्क स्टोर से उठा के उसको हम एंड कस्टमर्स तक लेके जा रहे हैं, जिसके अंदर उस प्रोडक्ट जिसकी ज़ीरो वैल्यू थी उसकी कुछ वैल्यू बाहर आ रही है, और जो बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो उसको खाना मिल रहा है। अगर आप इसको एज अ प्रोजेक्ट और एज अ बिज़नेस देखें तो शायद इतना साउंड ना करे प्रॉफिटेबिलिटी में, बट इट्स अ वेरी वेरी सॉलिड एंड इट्स अ वेरी बिग ब्रिज दैट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड। और अगर आप उसको सोशल वे में देखें तो आप सोचें कितने लोगों को आप उनका पेट भर रहे हैं, जो खाना स्क्रैप या एक कोई डस्टबिन में जा रहा था या उसको जलाया जा रहा था, वो अब किसी के पेट में जा रहा है। और जो बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा, हम हमेशा देखते हैं कि एक दिल्ली में होटल्स 5 स्टार होटल्स वो लाइफस्टाइल है और लोगों के, पर हम ये भूल जाते हैं कि वही दिल्ली में एक ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे लोग रात को रोड पे सोते हैं। तो अगर आप वो एक ब्रिज बना लें, तो जो हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, हमने इंडिया में भी किया है और अब दुबई में भी कर लिया है चालू काम, और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व पूरे देश के लिए होता है। मेरे हिसाब से तो इंडिया से बड़ा कोई देश ऐसा है नहीं जिसके अंदर अगर हम गवर्नमेंट से सपोर्ट के साथ अगर इसका कोई सोल्यूशन निकाल पाएँ तो बहुत लोगों को एटलीस्ट रात को भूखे नहीं सोएंगे। एंड सेम वे आई फील जब हम बात करते हैं कि उसको कन्वर्जन करना है, उसको कुछ बनाना है, ऐसी बहुत चीज़ें हैं ब्रांड्स के पास जो लेट्स से 7 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक्सपायर होने वाली होती हैं। सो जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, द मिनट उनका 20% या 25% लाइफ कम होती है, मतलब रह जाती है एक्सपायरी में, वो उसको जला देते हैं, बिकॉज वो नहीं चाहते कि वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाए। वो अपनी तरफ से बहुत एथिकल काम करते हैं, बट अगर कोई लिजिट कोई एथिकल कंपनी या कोई कंपनी जो कमिटमेंट के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करे, सपोर्ट गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ, कि वो जो 25% लाइफ वाला प्रोडक्ट है वो किसी ऐसे बंदे के पास पहुंच जाए, चाहे पैसे लेके पहुंचे या दे के पहुंचे, तो एक बहुत बड़ा सल्यूशन मैं देखता हूँ इंडिया में। एंड आई एम वेरी वोकल अबाउट दिस, बट ये एक मैं अकेला या मेरे जैसे 100 बंदे भी नहीं कर सकते जब तक कोई ऑफिशियल या कोई गवर्नमेंट सपोर्ट हो। बट ये एक बहुत बड़ा रास्ता है और हमने करके दिखाया है, तो इंडिया में तो करना बहुत आसान है, बिकॉज इंडिया में जनता इतनी, पॉपुलेशन इतनी है। ब्रिज बनाने की बात कही है युवराज ने, और इकोनॉमी के अंदर एक टर्म होता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट, और इस पर डिटेल में डॉक्टर सुरेंद्र से हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही डॉक्टर सुरेंद्र, आप पॉलिसीज़ बनाते हैं, बुनियाद उनकी रखते हैं जो जिस पर पॉलिसीज़ खड़ी होती हैं, साथ ही ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो कि युवराज ने बात कही कि एक ब्रिज बने और उस ब्रिज के ज़रिए मानवता की सेवा हो, नैतिकता के तौर पर हम अपने ही देशवासियों का पेट भर सकें रिसाइकलिंग के ज़रिए। आपका टेक? देखिए, किसी ने कहा ऊंची इमारतों से मेरा मकान घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। तो ये एक जो नैतिक भारत की बात हम लोग कर रहे थे पिछले बार में, उसी से लिंक्ड है ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन इकोनॉमी का कंसेप्ट है कि अगर ओवरऑल ग्रोथ होगी, जीडीपी ग्रोथ होगा, तो सामान्य नागरिक का भी फ़ायदा होगा। हमने पहले 5 दशक में ट्रिकल डाउन इकोनॉमी की ही नींव रखी, चाहे वो प्लानिंग कमीशन के जरिए, चाहे वो बड़े बड़े अस्पताल बना के, या जो भी करके। आज हमने देखा कि ट्रिकल डाउन हुआ नहीं, इकोनॉमी की ग्रोथ हुई। हम 67 ईयर में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, लेकिन गरीबी हमारी उसी परिमाण में बढ़ी। कारण लोगों ने, जिनके पास कम था उनके पास कुछ भी नहीं बचा, जिनके पास ज़्यादा था उनके पास ज़्यादा हो गया। उसमें कोई बुरी बात नहीं अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप करके एंटरप्राइजिंग है, अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहा है तो आगे जाए। लेकिन जब हमने देखा ट्रिकल डाउन काम नहीं कर रहा है, आपने सुना होगा कि भारत के एक प्रधानमंत्री कहते थे कि हम दिल्ली से अगर हम 100 रुपया देते हैं तो ट्रिकल डाउन होते होते गरीब के पास 15 ही पहुंचता है, 85 जो है जी सिस्टम खा जाता है। तो ये तो ट्रिकल डाउन नहीं हुआ।
हमने उस ट्रिकल डाउन को चेंज करके आज हम वाटरफॉल की बात करते हैं एज ए कंसेप्ट, कि सरकार जितना दे जनता के पास उतना और उसी परिमाण में जाए। आप देख रहे होंगे डिजिटल जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं डीबीटी के माध्यम से, लगभग 32 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 साल में जनता को ट्रांसफ़र किया गया है, जिसमें से एक भी पैसे का हेर फेर नहीं है। तो ट्रिकल डाउन डिड नॉट वर्क फॉर पुअर, बट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाटरफॉल अप्रोच में हमने पॉवर्टी पर डेंट किया, और जिसको जो देना था सही समय पर और उचित मात्रा में मिला, और उससे वेस्टेज भी कम हुआ, चाहे फाइनेंशियल वेस्टेज हो चाहे रिसोर्सेज वेस्ट हो। जैसा कि अभी अमन जी बता रहे थे कि दवाओं के बारे में, दवाएं पहले 2-2 साल तक उनकी वैलिडिटी रहती थी, न जाने कहाँ से उनको ज्ञान आया कि 2 साल वैलिडिटी ठीक नहीं है, उसको 6 महीने कर दिया जाए। और 6 महीने करने के बाद क्या होता है, जब नया एडिशन आता है उसके प्राइस में 5%, 2%, 3% बढ़ा जाता है। इट इज़ मे बी मार्केट इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर उसकी पोटेंसी पहले 2 साल थी तो कौन सी टेक्निक यूज़ करके हमने 2 साल को हमने 6 महीने कर दिया, और वो 6 महीने के बाद फिर दाम बढ़ा के फिर से ले आ रहे हैं। तो ये तो जनहितकारी नहीं हुआ, ये तो सबका साथ सबका विकास की बात नहीं हुई, सबके साथ की विकास नहीं हुई। तो ये तो टेक्नोलॉजी, यहाँ इनोवेशन की ज़रूरत है कि अगर पहले इसकी वैलिडिटी 2 साल थी, हम उसमें इतना साइंस एंड रिसर्च करें उसकी वैलिडिटी 2 साल से ज़्यादा हो। हाँ, पोटेंशियल की बात हो, अगर कोई साइंटिफिक रीजन हो तो कम करने की कोई बात नहीं है, लेकिन हर साल आप नया मोबाइल फ़ोन क्यों खरीदें? हर साल आप नए खाने खाएं, मैं समझता हूँ पिज़्ज़ा बर्गर खूब भरपूर खाएं, लेकिन हर महीने क्यों नया मोबाइल खाएं? पहले देखिए आप जो चार्जर थे मोबाइल्स के, जितने मोबाइल सेट, जितनी मोबाइल कंपनियां, सबके अलग अलग चार्जर। यूरोपियन यूनियन ने एक बड़ा रेगुलेटरी डिसीजन लिया, भारत ने भी प्रमोट किया। हम तो चाहते हैं कि कंपनीज़ को रेगुलेट न किया जाए, वो स्वतः रेगुलेट हों ताकि वो कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई कर सकें। लेकिन 100 प्रकार के मोबाइल तो 100 प्रकार के चार्जर तो नहीं होने चाहिए जी। अब जाके लोगों को लाई कि सी टाइप जो चार्जर नया निकला है, इससे सबका फायदा हुआ है। एक चार्जर विच कैन वर्क इन एनी फैक्ट्री। तो ये जो इनोवेशन, जो एंटरप्रेन्योर लाते हैं, जो अमर जी जैसे लोग, विद्वान लोग लाते हैं मार्केट फ्रेंडली के लिए, वो देश का भी भला करते हैं, कंज्यूमर का भी भला करते हैं, और उसमें प्रॉफिट भी कमाते हैं। कोई जरूरी नहीं हर बार नया प्रोडक्ट आए उससे ही प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। अमनप्रीत, विद्वान का शब्द यूज़ किया डॉक्टर त्रिपाठी ने, और लोग अक्सर विद्वान को मानते हैं कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा 60-70 साल का, लेकिन कहते हैं ना कि तजुर्बा 16 साल के बच्चे को हो सकता है और 60 साल के बुजुर्ग को नहीं होता। तो वही बात यहाँ पर सही साबित होती है अमनप्रीत के साथ। विद्वान कहा गया डॉक्टर त्रिपाठी के जरिए अमनप्रीत को। तो उसी फहरिस्त में आगे चलते हुए युवराज, जो डॉक्टर त्रिपाठी ने बात कही, जैसे कि दवाओं को लेकर बात कही कि किस तरीके से उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है और साथ में जो एक्सपायरी तय की जाती है, उस पर भी आपका मैं एक नज़रिया रोशनी चाह रहा हूँ। इसके बारे में मैं आपको पहले, बिफोर दैट, मैं एक बार चार्जर के बारे में बताना चाहूँगा। चार्जर्स चेंज करने के बाद जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे वो खुश नहीं थे। सो जितने भी बड़े ब्रांड्स थे वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा दुखी थे, बिकॉज़ उनकी जो कमाई होती थी उनके चार्जर्स में जो वो बनाते थे, उनकी वो कमाई रुक गई। वो एक तार के 1500-2000 रुपये लेते थे, अब वही तार 200 रुपये में मिल जाती है और किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। वो इस लेवल तक चले गए थे कि अगर आपका लेटेस्ट फ़ोन है तो आपकी वो पुरानी तार भी नहीं चलेगी। वो उस तरीके से भी उसको प्लान कर रहे थे। तो ये यूरोपियन यूनियन और गवर्नमेंट्स का जो कंट्रोल है इस हमारे सर्कुलर इकॉनमी में, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप किसी का बिजनेस उसको कन्वर्ट कर रहे हो कि वो लॉन्जिविटी में आ जाए। सारे ब्रांड चाहेंगे कि उनकी सेल बढ़े, सारे ब्रांड चाहेंगे कि उनकी सेल बढ़ के उनका जो प्रोडक्ट है वो जो एक फ़ोन आप 1 साल में अभी ले रहे हैं वो 6 महीने में हो जाए। पहले किसी ज़माने में 10 साल में एक फ़ोन होता था। तो वो कन्वर्जन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर गवर्नमेंट्स ब्रांड्स को ना पकड़ें और कंज्यूमर साइड पे भी आ जाए, तो ऐसी भी बहुत गवर्नमेंट्स है, जैसे साउथ कोरिया है और बहुत गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने यूज्ड कपड़े पे बहुत काम किया है, और उन्होंने पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाई है जिसके अंदर एक मैंडेट बनाया गया है कंज्यूमर्स के लिए और सिटीजन्स के लिए, वेयर दे हैव टू गिव बैक, जो उन्होंने लिया तो वापस करना है। या तो ऐसा कोई मैंडेट बने कि अगर आप नया फ़ोन ले रहे हैं आप पुराना दें, और वो पुराने का कोई ना कोई लाइफ हो।
तो वो बेटर है। कंपनीज़ हैं ऐसी जो कर रही हैं, बट मेरे हिसाब से वो भी प्रॉफिटेबल नहीं है, बिकॉज बहुत प्राइस का बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। बिल्कुल। जब हम मेडिसिन्स की बात करते हैं तो मेडिसिन्स का तो मेरा एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि एक दवाई जो कैंसर की है वो कुछ लाखों रुपए की होती है। वो आज अगर या कल या परसों एक्सपायर होने वाली हो या हफ्ते में एक्सपायर होने वाली हो, इट इज़ नॉट अलाउड टू सेल दैट। बट अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करे और वो फ्री में जिसकी जगह वो जो बर्न हो रही है दवाई या उसको ख़त्म कर रहे हैं, वो किसी की बॉडी में चली जाए और उसको हेल्प कर दे और उसकी ज़िंदगी बचा दे, उससे बड़ा कोई सल्यूशन या उससे बड़ा कोई बेटरमेंट नहीं है इस देश में जनता के लिए और उस आदमी के लिए। उसके लिए तो आप भगवान है अगर आपने वो कुछ लाख रुपए की दवाई उसको फ्री में दे दी। जी। आपके लिए 3 दिन बाद वो ज़ीरो वैल्यू है या आज भी आपके लिए ज़ीरो वैल्यू है, बट वो किसी की बॉडी में जा रही। सो अगर ऐसा कोई एक ब्रिज बन जाता है इंडिया में, और इंडिया से बड़ा मेरे हिसाब से कोई एग्जांपल नहीं है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन, सबसे इंटेलिजेंट लोग, सबसे ब्रेनी लोग पूरी दुनिया में, सबसे इंटेलेक्ट देख लें तो सबसे सारी इंडिया और इंडियंस ही मेजरली दुनिया चला रहे हैं। बड़े से बड़ी कंपनियां आप देख लें। सो जितना ब्रेन और जितनी और गॉड फेयरिंग सबसे ज़्यादा हम ही हैं। तो अगर हम सोचें कि अगर हम एज अ सोशल कॉज विद एवरीबडी टुगेदर अगर एक सोल्यूशन निकाल पाएँ विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आई फील बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं और बहुत लोगों को बहुत लोगों को मतलब कैसे बोलूँ मैं कि बहुत लोगों का भला कर सकते हैं। उससे बेटर मेरे हिसाब से कोई है नहीं तरीका। बिल्कुल। डॉक्टर त्रिपाठी साहब, ऐसे जो युवराज ने जिन बातों का जिक्र किया, ऐसे और क्या क्या तरीके हो सकते हैं पॉलिसीज़ के अंदर जिसको शामिल किया जाए? कहते हैं ना कि इस धरती पर आप आए हैं तो कुछ ले रहे हैं, तो जब जाएंगे तो देकर जाइए। यही सबसे बेहतर तरीका है कुदरत के साथ न्याय करने का। तब कुदरत भी आपके साथ न्याय कर दिया है। डॉक्टर त्रिपाठी नहीं, इन्होंने सही प्रश्न उठाया कि अगर हम दवाओं जो बेकार होने जा रही हैं उनको हम सदुपयोग करें तो मैक्सिमम गुड और मैक्सिमम नंबर हो सकता है और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है, और जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उनकी लॉन्जेविटी बढ़ा सकते हैं ताकि जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है उसको हम एनहांस कर सकें, ऑफ कोर्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा एक जो इन्होंने उठाया कि हम नैतिक भारत या एथिकल मैन्युफैक्चरिंग या रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरिंग की बात हम क्यों ना करें। हम क्यों ना ऐसे प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से ले आएँ जिनकी लॉन्जेविटी बड़ी हो। उन कंपनियों को हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली या ESG की जो बात करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, उस पर हम उनको खरा उतारें ताकि उनकी जो शेयर वैल्यू है, जो मार्केट ओरिएंटेशन है, या आज के तारीख में शेयर होल्डिंग कैपिटलिज्म है, आज के तारीख में कंज्यूमर लेड कैपिटलिज्म नहीं है, तो इसमें हम कंपनी को किस तरह रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं। अपने रेगुलेशन की बात करी, आज की तारीख में जो भारत सरकार का नियम है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, लोगों को व्यवसाय करने में आसानी हो, लोगों को नियमों के मायाजाल से मुक्त किया जा सके। वी आर ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री। आप देखते होंगे भारत के प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों सरकार का काम है। रेगुलेशन भी हम लाइट टच रेगुलेशन की बात करते हैं ताकि इनोवेशन कभी कंप्रोमाइज़ ना हो। कारण इंटरप्रेनर जो अमन जी जैसे लोग, जो अमन जैसे लोग हैं या जो कि मार्केट को नया प्रोडक्ट देना चाहते हैं, उनकी उत्पादकता में कमी न आए। चाहे शुरुआत उनकी लाइफ साइकिल या हो सकता है उनकी जो एक्सपायरी डेट कम हो, कारण उसको प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, मार्केट करना है, उसको नए एडिशन लाना है। लेकिन जहाँ विदाउट मच चेंज जो प्रोडक्ट आते हैं, खाली उनका नेक्स्ट वर्जन को बेच के लाभ कमाया जाता है, वो प्रॉफिट मार्केट की दृष्टि से ठीक हो सकता है, लेकिन दैट इज़ नॉट ए रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरिंग। वो एथिकल भारत या नैतिक भारत के निर्माण में या चरित्र निर्माण के लिए, मैं नहीं कहता इन दिनों आउट ऑफ फैशन है कि ऐसी बातें करना, लगता है कि मार्केट ही सबसे बड़ा गॉड है आज की तारीख में। मार्केट सब चीज़ों का समाधान नहीं है। आज में मार्केट में भी आफ्टर ऑल मैन्युफैक्चर भी तो कंज्यूमर हैं। वो कितने कंज्यूमर सेट लगाते हैं, कितना मैन्युफैक्चर, एक टिम कुक क्या हर साल अपना फ़ोन बदलते हैं, लेकिन जनता से उम्मीद करते हैं हर साल हम अपना फ़ोन बदलें ताकि उनकी कंपनी को 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वो खुद बन सके। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, किसी के सपक्ष में नहीं हूँ, कारण इनोवेशन अगर नहीं होगा तो मार्केट में लोग आएंगे क्यों। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, बट रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरिंग हो,
जीरो इफेक्ट हो, सरकार को रेगुलेशन की ज़रूरत ना पड़े, मैन्युफैक्चरर स्वयं अपने आप को रेगुलेट करें। खाना के आपने बहुत करी, भोजन की बात करी, जी। हम उतना ही बनाएं जितना हम खा सकें। अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है तो उसको हम टाई अप करें कि जिसमें कि नॉन प्रॉफिट जो हैं वो उसको ले जाके नीडी में बांटें, उसको सदुपयोग हो। कारण नष्ट करना किसी का धर्म में अलाउड नहीं है। आपने बताया कि हम गॉड फियरिंग हैं, बट गॉड फियरिंग इतना ही हम उसको नष्ट कर देते हैं, जबकि उसका सदुपयोग पर बल देना चाहिए। तभी वो रीयूज़ होगा, रिड्यूस होगा और रिसाइकिल होगा, और तब हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात सच्चे मन से, सच्चे दिल से और सच्चे कर्मों से कर पाएंगे, और वही आत्मनिर्भर भारत होगा। वक्ता बहुत ज़बरदस्त हैं आप भी, और आपने बार बार जिक्र किया प्रधानमंत्री का, और उनके पॉलिटिकल नारों का भी आपने जिक्र किया। जैसे वो बोलते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उसके आधार पर ही फिर बनता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो ये बात यहाँ पर भी लागू होती है। डॉक्टर त्रिपाठी एकदम सही कह रहे हैं कि जब सबका साथ है, सबके विकास की बात की चल रही है। देखिए, आपने बताया कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता क्या है, मोर विद लेस फॉर लेस, ज़्यादा संसाधन अच्छी टेक्नोलॉजी से, लेकिन कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए। जबकि भारत का नियम है, जिसको हम गांधीयन फिलॉसफी कहते हैं, लेस विद लेस फॉर मोर। कम संसाधनों से, अच्छी तकनीकी से हम किस तरह से अधिकतम लोगों का विकास कर सकते हैं, अधिकतम लोगों को सुविधा दे सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट हमारा था, जो हम भारत की हम बात करते हैं, हम विश्वगुरु या ऐसी चीज़ें बातें करते हैं कि भारत से विश्व को क्या सीखना चाहिए। सर्कुलर इकोनॉमी में इससे बड़ा ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे कि हम कहते हैं, गांधी जी का जो बात आपने कही, उसी तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास तब होगा जबकि हम सबका विश्वास जीत पाएंगे। सबका विश्वास में रेगुलेशन या डंडे लगा चला के सरकार नहीं करना चाहती। हम चाहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंज्यूमर मार्केट है, इसमें जो लोग प्लेयर्स हैं, चाहे वो इनोवेटर्स हों, चाहे मैन्युफैक्चरर्स हों, चाहे डिज़ाइनर्स हों, चाहे ट्रेडर्स और कॉमर्स वाले जो लोग हैं, जितने भी लोग इस पूरे वैल्यू चेन में हैं, चाहे सप्लाई चेन में हैं, ईच वन शुड बिकम रिस्पॉन्सिबल। हम कम संसाधनों में अधिकतम लोगों का विकास कर भी सकते हैं। आज हमारे पास इतनी तकनीकी है, इतना ज्ञान है, और ऐसे होनहार हमारे पास लोग भी हैं। जैसा बताया कि अगर विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों को चला सकते हैं, तो देश को हम आर में हम जरूर कर सकते हैं। हमने तो 4 आर की फिल्म ही बनाई है, आप तो जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पर 3 आर हैं। और साथ ही युवराज भी हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर बने हुए हैं। क्या युवराज, जैसा कि डॉक्टर सुरेंद्र ने जिक्र भी किया, साथ ही मैं चाहूँगा कि आपका एक ग्लोबल एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से भारत सरकार की पॉलिसीज़ बहुत अच्छे तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर काम कर रही हैं। आपका एक्सपीरियंस इन्वॉल्व करते हुए कौन सी ऐसी और कंट्रीज़ हैं जो कि इसको बहुत प्राथमिकता के तौर पर ले रही हैं और बहुत सपोर्ट कर रही हैं भारत सरकार को? भारत सरकार का बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव है सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर, और काफ़ी कंट्रीज़ जो जैसे मैं बोलूँगा EU हो गया, यूरोपियन यूनियन, जापान हो गया, US हो गया, जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो हमसे कुछ साल आगे है इन सर्कुलर इकोनॉमी, हम लोग काफ़ी उनसे नो हाव ले रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स जो गवर्नमेंट कर रही है, फिक्की करती है, जहाँ पे सारी कंपनीज आती हैं, एंटरप्रेन्योर्स को बाहर भेजा जाता है टू लर्न मोर। सो अगर आप देखें तो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर दुनिया, ऐसा कोई कंट्री है, ऐसा कोई यूनियन नहीं होगा जो बात ना कर रहा हो, बिकॉज सबको दिख रहा है कि मौसम चेंज हो रहे हैं। अब डेजर्ट के अंदर स्नोफॉल हो रही है, गुड़गांव में मैंने सुना स्नोफॉल भी है। सो कुछ भी कहानी कहीं पे भी कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही है जो कभी दुनिया में हुई नहीं जी। तो द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, एंड बिफोर इट्स टू लेट आई थिंक वी ऑल हैव टू गेट रेडी and we all have to do something for the mother planet. जी, that's all.
दूर अंदेशी के साथ तैयार रहना होगा आने वाले वक्त के लिए और उसी के मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ प्लानिंग करनी होगी। और सरकारें तो करती ही हैं, लेकिन जिम्मेदारी नागरिकों की भी होती है, व्यक्तिगत भी होती है। अगर वहाँ पर एजुकेशन मिले और उस तरफ तवज्जो हो तो शायद नतीजे और भी ज़्यादा बेहतर आ सकते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, सर्कुलर इकोनॉमी पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके ज़रिए कैसे आप देखते हैं कि जॉब क्रिएशन युवाओं के लिए, युवाओं की भागीदारी और कैसे एक मजबूत ढांचा बने यूथ के लिए सर्कुलर इकोनॉमी के जरिए? मैं एक सेक्टर का उदाहरण दूंगा। जैसे आपने देशों के बारे में पूछा, मैं एक सेक्टर, हम ग्रीन ट्रांजिशन की बात करें एनर्जी के क्षेत्र में, हमने बोला कि 2070 तक हम जीरो कार्बन की तरफ बढ़ रहे हैं, जीरो एमिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके लिए जो स्टेप्स लेने हैं सरकार को, नीतिगत हों, पॉलिसीगत हों, बजटरी हों या रेगुलेटरी हों, जिस एरिया में ज़रूरत है भारत सरकार उस दिशा में बड़े ही गंभीरता से काम कर रही है। जैसे एनर्जी है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है आज की तारीख में। 1.4 बिलियन पीपल की एनर्जी रिक्वायरमेंट, अभी हम हर घर में बिजली पहुंचा सके हैं, अभी हर आदमी को उत्पादक बिजली नहीं दे पाए हैं। तो हम बिजली के सेक्टर में फॉसिल फ्यूल पर, कोयले पर निर्भरता कम करें, हम न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाएं। पीएम सूर्य घर योजना चली है कि हर आदमी, हर छत पर एक सोलर पैनल हो। अगर इस तरह से हम अभी इस साल 1 करोड़ घरों पर अगर 5 किलोवाट का ये प्लांट लगाया जाए तो ये 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट के बराबर होता है, जो कि 10,000 मेगावाट वाली कंपनियां हैं। हम उन चीज़ों को हम रिसाइकिल रीयूज़ करके भारत की अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं और इसमें ग्रीन जॉब भी क्रिएट होते हैं। जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी के बारे में लोगों को क्या कहना है, क्या मानना है, अलग बात है, लेकिन सौर ऊर्जा को एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि ग्रीन जॉब भी होते हैं और रिसाइकिल, रीयूज़ और रिड्यूस यूज़ की भी बात चलती है। और हम लोगों के हाथ में, खासतौर से युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा ये एक एरिया है जहाँ की भारत कमाल कर रहा है और बहुत सारे लोगों ने कमाल करके दिखाया है। चाइना हो, चाहे जर्मनी हो, इवन यूएस में भी इन दिनों सोलर एनर्जी की बात कर रही है। यूँ तो उन्होंने अभी आईएसए से अपनी सदस्यता वापस ले ली है, बहुत सारे अपीबल चल रहे हैं। तो अगर इकॉनमी में ग्लोबल साइड से देखा जाए तो सस्टेनेबल इकॉनमी की बात हर आदमी कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हर इंसान कर रहा है और आत्मनिर्भरता की बात आप कर रहे हैं। कोविड में हमने देखा कि अगर हम अपना मास्क भी नहीं बना सकते हैं, अपना हैंड वॉश भी नहीं बना सकते, तो हम कैसे हम लोगों को हम अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं। हमने आयुष्मान भारत किया, हमने कोविड में देश को एक ऐसे आत्मनिर्भरता की तरफ ले जा रहे हैं जहाँ कि हमें अपने ऊपर सब कुछ, कोई ज़रूरी नहीं कि हम सब कुछ अपने आप कर सकें, लेकिन हम सब चीज़ की क्षमता रखें। कारण जो संसार है ये क्षमा सोती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। दिस इज गेम ऑफ पावर एंड पावर पॉलिटिक्स। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, श्रेष्ठ नहीं रहेंगे, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं बनेगा और आत्मनिर्भर और विकसित भारत तो बनेगा ही नहीं। हमें एक बड़े विजन के साथ काम करना है और उसी विजन को लेके हम सर्कुलर इकोनॉमी को यूज़ कर सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी भी है यूथ के लिए, इंटरप्रेनर्स के लिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए। और हम उर्दू टीवी का भी धन्यवाद करें कि आप इस एरिया में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस एरिया थोड़ा डार्क एरिया, जैसे इन्होंने बताया कि डार्क स्टोर होते हैं, लेकिन डार्क नॉलेज नहीं होना चाहिए। आपका तो प्रोग्राम का नाम ही है जानकारी से कामयाबी। तो अगर जानकारी ज़्यादा लोग युवा करेंगे वो कामयाब भी होंगे और हर युवा की कामयाबी देश की कामयाबी होती है। अगर हम आज कहते हैं कि फॉर्च्यून 500 कंपनी हमारे हिंदुस्तानी चला रहे हैं तो हमें भी गर्व होता है कि हमारा सीना चौड़ा होता है कि हम केवल देश नहीं विदेशी कंपनियां भी चला सकते हैं। और जब हमारे अंदर इतना कुवत है तो हम क्यों नहीं भारत को अच्छे से अच्छे और जल्दी से जल्दी विकसित देशों की श्रेणी में ले आएँ। ये संभव है और यही समय है, सही समय है। असंभव कुछ भी नहीं है और काफ़ी हद तक भारत ने प्रगति की है। जैसा कि युवराज ने जिक्र किया था कि पूरे विश्व के अंदर भारत के युवा परचम लहराते हैं भारत का। और युवराज का भी मैसेज लेते हैं चलते हुए। युवराज, आपका एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त है पूरे विश्व के अंदर और आप खुद युवा हैं और कहते हैं ना कि युवाओं के लिए क्या एक मैसेज, एंटरप्रेन्योर हैं आप और कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई, कहाँ तक पहुँच गए, तो फाइनली एक मैसेज यूथ के लिए आपके ज़रिए। मेहनत के बिना कुछ नहीं और आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा अगर आपने आगे चलना है, कुछ करना है। बिकॉज़ कुछ अलग करेंगे तो कुछ आप कर पाएंगे, कुछ दिखा पाएंगे, कुछ मेरा हमेशा से थॉट यही रहा है कि कुछ अलग करो
इसलिए मैं इस बिज़नेस में आया। मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है फॉर द यंगस्टर्स ऑफ आवर कंट्री कि आप एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री में हैं, आप वन ऑफ द टॉप इकोनॉमी हैं, आपके पास हर चीज़ है, आपके पास इतनी सॉलिड और इतनी सपोर्टिव गवर्नमेंट है। आपको कुछ ना कुछ सोच के ट्राई करना चाहिए। जी। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, आप अपनी, जैसे हम बोलते हैं, आप अपनी फिंगर्स नहीं जलाएंगे, आप कुछ ट्राई नहीं करेंगे, आप जीत नहीं पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि आप हर बॉल पे छक्का मारेंगे तो आप भूल जाएं। वो शायद दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने किया हो, ना कर पाएगा। तो जब तक आप ट्राई ना करें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बट मेरा यही थॉट है कि आप एक ऐसी एज में हैं दैट हर चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे है। एंड इंडिया से अच्छी कोई कंट्री नहीं है टू ग्रो एंड टू डू वेल। वी हैव एवरीथिंग। वी हैव द यंगेस्ट population, we have the largest population, we have the most educated people, the best government, the best policies. Up to banks are giving you loans without any, no questions asked. So आपको कुछ अलग सोच, दिमाग आपको लगाना है, ट्राई आपने करना है, मेहनत आपने करनी है। नुकसान होता है, लूज़ करते हो, फिर से ट्राई करो, पर चलते रहो। बिल्कुल, हार ना मानो। मेरे हिसाब से तो यही एक मोटो है मेरा, नेवर से नेवर। जी। और कभी हार ना मानो। तो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि चलते चलो ये राह जहाँ तक चली चले, चलते चलो ये राह जहाँ तक चली चले, ए चलने वाली राहों में रुकना न हार के, हैं तेरे इंतज़ार में साये पहाड़ के। आज की इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन चलते हुए धन्यवाद करेंगे और बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अपने दोनों ही गेस्ट का। युवराज अमरप्रीत, यूथ विद्वान, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और Thank you. बहुत ही तजुर्बेकार डॉक्टर सुरेंद्र त्रिपाठी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शानदार राय जाहिर करने के लिए। इसी के साथ पूरी टीम के साथ इजाज़त चाहेंगे और फिर होगी अगले कार्यक्रम में आपसे एक और अच्छे टॉपिक पर डिस्कशन के साथ मुलाकात। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आदाब।